ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। दिन की बड़ी खबर के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। आज शिवरात्रि है। भगवान शिव को समर्पित इस दिन में हम महादेव के संदेश के जरिए मौजूदा सियासत का विश्लेषण करने वाले हैं। हम दिखाने वाले हैं कि हमारी राजनीति को शिव से क्या सीखने की जरूरत है। दूसरी खबर में बात 600 महिला ट्रेनी सिपाहियों की होगी, जिन्होंने बाथरूम में कैमरे लगे होने के आरोप लगाए हैं। गोरखपुर ट्रेनिंग सेंटर से जुड़ी ये बड़ी खबर भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बीजेपी नेता के बेटे ने हाईवे को हाईजैक कर लिया। काली गाड़ियों के साथ हाईवे पर रील बनाई। सिस्टम को रौंदने वाले इस रईसजादे की खबर भी आपके सामने होगी। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे आप मेरे साथ देखेंगे स्पेशल रिपोर्ट अखिलेश भैया। तो आइए शुरुआत करते हैं। और आज सबसे पहले हम देश के सियासतदानों को शिव संदेश का बोध कराने वाले हैं। आज शिवरात्रि का पर्व है। भगवान शिव की आराधना का दिन है। शिव का मतलब है जन कल्याण। आज हम भगवान शिव के इसी संदेश के जरिए देश की मौजूदा राजनीति का विश्लेषण करने जा रहे हैं, क्योंकि राजनेता भी राजनीति को जन कल्याण का मार्ग बताते हैं। राजनीति के तहत अपने कृत्यों को समाज सुधार का नाम देते हैं। ऐसे में जन कल्याण के प्रतीक देवाधिदेव महादेव के दिन हम राजनेताओं से यही सवाल पूछने वाले हैं। क्या उनकी राजनीति में जन कल्याण के लिए कोई जगह बची है, या सिर्फ सुविधाओं की सियासत ही अब उनके पूरे आचरण पर हावी हो चुकी है? इस विश्लेषण की शुरुआत 3 तस्वीरों के साथ करते हैं। 2 तस्वीरें देश की राजनीति से जुड़ी है, जहां राजनीति अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। पीएम मोदी 4 दिन के विदेश दौरे पर गए हैं। दूसरी तस्वीर में विपक्ष संसद के मॉनसून सत्र में कई मुद्दों पर सरकार से जवाब की मांग कर रहा है, सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा है। अब ये तीसरी तस्वीर भी देखिए। इस तस्वीर में देश का जो भविष्य दिख रहा है, मौजूदा राजनीति में उसके लिए कोई जगह नजर नहीं आती। ये तस्वीर दिल्ली के टीकरी कला इलाके की है, जहां बच्चे क्लासरूम में भरे बाढ़ के पानी के बीच बेंच पर बैठे हैं। देश की सरकारों और सियासतदानों को ये डूबता सिस्टम दिखाई नहीं देता। इस पर कभी कोई शोर हो हल्ला नहीं होता। शोर होता है सिर्फ अपने राजनीतिक नफा नुकसान वाले मुद्दों पर। जैसे इन दिनों देश की संसद में शोर है। मॉनसून सत्र का हर दिन संसद में हंगामे और शोर शराबे से धुल रहा है। हर दिन लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक विपक्ष अपने मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहा है। सरकार चुप्पी साधे बैठी है। देश की सबसे बड़ी पंचायत में जन कल्याण का कोई काम नहीं हो पा रहा है। लगातार दूसरे दिन विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया। विपक्ष के सांसद काले कपड़े पहनकर संसद में पहुंचे। जो सांसद काले कपड़े पहनकर नहीं आए थे, उन्होंने हाथ पर काली पट्टी बांधी थी। लगातार दूसरे दिन लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव प्रदर्शन में एक साथ खड़े थे। राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों ने गले में काला गमछा विरोध के प्रतीक पर तौर पर डाला हुआ था। अब सवाल यह कि विपक्ष चाहता क्या है? तो विपक्ष की राजनीति के केंद्र में जो विषय है वो कुछ इस तरह है। ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी का जवाब, सीज फायर पर सरकार का रुख, सीज फायर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर पीएम मोदी का जवाब, पहलगाम अटैक और बिहार एसआईआर। आज दिल्ली में बारिश के बीच सियासी गलियारों का तापमान उस वक्त बढ़ गया जब राहुल गांधी ने ट्रंप की तरफ से 25वीं बार किए गए सीज फायर के दावे को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ सबसे नया और बड़ा हमला बोल दिया। प्राइम मिनिस्टर क्या बोलेंगे कि ट्रंप ने करवाया है? बोल नहीं सकते हैं, बट सच्चाई है। ट्रंप ने सीज फायर करवाया है, पूरी दुनिया जानती है। रियलिटी है, रियलिटी से छुपा तो नहीं जा सकता है। जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं वो भग गए, राइट? प्राइम मिनिस्टर एक स्टेटमेंट नहीं दे पा रहे। ट्रंप ने कितनी बार बोला है? 25 बार बोला है। ट्रंप ने 25 बार बोला है कि मैंने सीज फायर करवाया। ट्रंप कौन होता है सीज फायर करना? उसका काम थोड़ी है। मगर प्रधानमंत्री ने एक बार जवाब नहीं दिया। सच्चाई है, छुप नहीं सकते। आप कह रहे हो कि ऑपरेशन सिंदूर ऑनगोइंग है, और फिर आप कह रहे हो विक्ट्री हो गई, या विक्ट्री हो गई, या सिंदूर ऑनगोइंग है। और दूसरी साइड से ट्रंप कह रहा है कि भैया सिंदूर को मैंने बंद किया, सिंदूर को मैंने बंद किया। 25 बार बोला है, तो कुछ ना कुछ तो दाल में काला है ना। कल विपक्ष एसआईआर को लेकर आक्रामक था। आज उसने सीज फायर को लेकर ट्रंप के दावों पर फोकस ज्यादा रखा।
वैसे मॉनसून सत्र में अलग अलग मुद्दों के बीच एक बात कॉमन है, इसका जिक्र हमने कल भी इसी शो में किया था, वो है विपक्ष की एकजुटता। सीज फायर पर ट्रंप के दावे से लेकर बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन तक विपक्ष सरकार के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा नजर आ रहा है। पीएम मोदी से जवाब की मांग पर अड़ा हुआ है। कुल मिलाकर संसद की जो तस्वीर बनी हुई है उसमें सदन में कामकाज ठप है, विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है, सरकार चुप बैठी है, गतिरोध तोड़ने की कोई कोशिश नहीं हो रही। सवाल वही है कि सदन चलाने की जिम्मेदारी आखिरकार किसकी है, सरकार की या विपक्ष की? आपका जो आचरण है, जो व्यवहार है, वो सड़कों का आचरण व्यवहार आप संसद में कर रहे हैं। ये देश देख रहा है। आप जिस राजनीतिक दल के लोग हैं, मैं उन नेताओं से भी कहना चाहता हूं कि देश आपके सदस्यों के आचरण व्यवहार को देख रहा है, उनकी कार्य पद्धति, उनके व्यवहार को देख रहा है। मैं पुनः कहना चाहता हूं, सदन में तख्तियां लेकर आने वालों पर मुझे निर्णायक कार्रवाई करनी पड़ेगी। आप जाइए, सदन में बैठिए, मुद्दों पर चर्चा करिए, प्रश्नकाल पर, हर मुद्दों पर, हर विषय पर नियम प्रक्रियाओं के तहत आपको चर्चा और संवाद करने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। माननीय हो आप, माननीय जैसा व्यवहार करो। वैसे सदन चलाने को लेकर सियासत में कोई बेचैनी नजर नहीं आ रही। दोनों तरफ से बस बयानों वाली राजनीति हो रही है। विपक्ष को जो मुद्दा सूट कर रहा है वो उस मुद्दे पर अपनी बात रख रहा है, चाहे वो ट्रंप का बयान हो या फिर बिहार में मतदाता गहन पुनरीक्षण। दूसरी तरफ सरकार के मंत्री अपनी सहूलियत के हिसाब से हमलों का जवाब दे रहे हैं। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि एसआईआर पर संसद में चर्चा नहीं होगी, ये आयोग का मामला है। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, ये रियलिटी है हिंदुस्तान। इंडिया ब्लॉक हुल्लड़ ब्लॉक बन गया है, लोकतंत्र को शोर तंत्र में बदल रहे हैं। सरकार ना एसआईआर पे बात करना चाहती है, ना पहलगाम की घटना पे बात करना चाहती है कि इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हुआ। हकीकत ये है, विपक्ष जानता है कि भैया चुनाव वो बिहार में जीतेंगे है नहीं, बंगाल में भी इन लोग के हालात ठीक नहीं है। तो पहले ईवीएम पे ठीकरा फोड़ा जाता था, अब वोटर लिस्ट को एक बहाना बनाया जा रहा है। वो लोग हैं जो विपक्ष खत्म करना चाहते हैं, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन कर रहे हैं वैसे वन नेशन वन पार्टी करना चाहते हैं। फिर मकरध्वज पर हंगामा करना इनका मकसद है, पार्लियामेंट को बंधक बनाना इनका मकसद है। भाजपा की रणनीति है, उन्हें मालूम है कि वो बिहार में बहुत कमजोर है, वो धोखे से लोगों का वोटिंग राइट छीन के बिहार को जीतना चाहते हैं। आज दिल्ली से लेकर बिहार तक विपक्ष ने ब्लैक वेडनेसडे मनाया। दिल्ली में विपक्ष के सांसद काले कपड़े पहनकर संसद भवन पहुंचे थे। दूसरी तरफ बिहार में महागठबंधन के विधायक काले कपड़ों में विधानसभा पहुंचे। लगातार दूसरे दिन एसआईआर को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बिहार विधानसभा में जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बोलना शुरू किया। इसके बाद तो जैसे चमत्कार हो गया। जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रदेश में क्राइम की वारदातों पर चुप्पी साध कर बैठे थे, आज उन्होंने चुप्पी तोड़ दी और सदन के अंदर तेजस्वी वर्सेस नीतीश कुमार के बीच जुबानी जंग छिड़ गई। लालू जी कहते हैं वोट का राज मतलब छोट का राज। अरे काहे के लिए बोल रहे हो? जब उम्र तुम्हारा कम था, तुम्हारे पिताजी 7 साल मंत्री थे और उसके बाद तुम्हारी माता 7 फिर मंत्री रही, आज तुम मुख्यमंत्री रहे। और उसके बाद क्या उस समय की स्थिति है? कंप्लेन मिला कि बाहरी वोटर आ गए हैं या बाहर के अंदर आ गए हैं, ये उनके न्यूज के सूत्रों से मिला। अरे ये सब चीज बोलने का क्या मतलब है? अरे आप तो आज तो तीसरा दिन है, 2 ही दिन और 3 ही दिन है, इसके बाद तो चुनाव होने वाला है। अगर आपको इतना ही कराना था, इतना ही कंप्लेन था, तो आप लोकसभा के चुनाव के बाद आप प्रक्रिया शुरू कर देते। केंद्र सरकार ने भी काफी मदद कर रही है और मिलकर के बिहार में जो चीज की कोई कमी थी, हम लोग चारों तरफ घूम करके देखे हैं और जहां कोई कमी थी उसको भी कर दिया। 11 ऐसा डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है जो गरीब के पास ही नहीं है। महोदय, चुनाव लड़ना है तो भाई चुनाव लड़िए,
आज चुनाव लड़ने में अंड बंड जितना बोलना है बोलते रहिए। चुनाव आयोग ने एफिडेविट, चुनाव आयोग ने हलफनामा दिया है। उस 780 पेज में कोई विदेशी, नेपाली, बांग्लादेशी, म्यांमार घुसपैठे का कहीं भी जिक्र नहीं है। सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, लेकिन हम लोगों ने जितना काम किया है और उसी को लेकर के सब जगह चुनाव में जाएंगे और एक एक बात बता देंगे। एसआईआर पर इस हंगामे प्रदर्शन के बीच तेजस्वी यादव ने आज एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव ईमानदारी से नहीं करवाया जा रहा, इससे अच्छा है कि बीजेपी को एक्सटेंशन दे दिया जाए। हम चुनाव के बहिष्कार पर चर्चा करेंगे। फिलहाल बिहार की चुनावी लड़ाई अब बॉयकॉट, बाप और बपौती तक आ गई है। ये रिएक्शन रील आप पहले देखिए। लोगों से बात करेंगे। जब आप जो है चुनाव ईमानदारी से कराइएगा ही नहीं, जो बीजेपी वोटर लिस्ट देगी आप उसी वोटर लिस्ट पे आप चुनाव कराइएगा, तो चुनाव का क्या मतलब? इलेक्शन कमीशन को बोल दे एक्सटेंशन दे दे सरकार को। जब खोल के ही नंगापन आ गया इन लोगों में, बेईमानी कर रहे हैं, तो एक्सटेंशन दे दे। चुनाव ही क्यों करा रहे हो भाई? बनाए रखो। प्रियंका जी, आप नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। कटिए, वीरेंद्र जी निकाल बाहर करेंगे आपको हम। अगर आप मना करिए तो निकाल बाहर करेंगे। ये तरीका नहीं है, ये तरीका हो सकता है क्या? ये कौन तरीका हो सकता है? मैंने कहा कि बपौती नहीं है, सदन किसी की बपौती नहीं है। हम अपने वक्तव्य पर अभी भी कायम हूँ और आगे भी कायम रहूँगा। असंवैधानिक शब्द है, सदन में नहीं बोलना चाहिए। इसमें अगर भूलबस भी निकल गया तो अध्यक्ष महोदय तो इतना समझ दिया कि माफी मांग लो। ये लोकतंत्र के हितैषी नहीं, दुश्मन है। संवैधानिक संस्था का अपमान करते हैं और संविधान में इनको विश्वास नहीं। इस खबर की शुरुआत हमने शिव और जन कल्याण से की थी। दिल्ली से बिहार तक हमने आपको राजनीति की जो तस्वीर दिखाई, क्या उसमें कहीं से भी आपको जन कल्याण नाम की कोई चीज नजर आई? शायद नहीं। यही वजह है कि जब जनता के प्रतिनिधि जन कल्याण भूल जाते हैं, तब जनता को ही बीड़ा उठाना पड़ता है। बीते 48 घंटों से ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। वीडियो में एक बुजुर्ग बिल्कुल सुबह सुबह सड़कों पर सफाई करते नजर आ रहे हैं। चंडीगढ़ में हर दिन ये इसी तरह सुबह रेहड़ी लेकर निकलते हैं और सड़कों पर इधर उधर फेंका गया कचरा साफ करते हैं। आप जानते हैं ये कौन है? ये पंजाब पुलिस के रिटायर्ड डीआईजी इंद्रजीत सिंह सिद्धू हैं, जिनकी उम्र 88 साल है। जन कल्याण के लिए इनका ये जज्बा पूरे देश में मिसाल बन रहा है। सोचिए, निस्वार्थ जनसेवा में ये जुटे हुए हैं। जरूरत है कि हमारे राजनेता इस वीडियो से सबक लें, सहूलियत वाली सियासत को एक तरफ रखकर जनसेवा से जुड़े मुद्दों की राजनीति करें। बढ़ते आगे, हमारी अगली खबर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से है, जहां आज 26वीं बटालियन पीएसी कैंप में हड़कंप मच गया। कैंप में ट्रेनिंग ले रही सैकड़ों महिला सिपाहियों ने आरोप लगाया कि उनके वॉशरूम में कैमरे लगाए गए हैं, जिसके बाद बड़ी संख्या में महिला ट्रेनी सिपाहियों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान एक महिला ट्रेनी सिपाही बेहोश भी हो गई। ये सब आज उस वक्त हुआ जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद गोरखपुर के दौरे पर थे। ऐसे में अधिकारियों की भी सांसें अटक गई। गोरखपुर के 26वीं बटालियन पीएसी कैंप में चीख पुकार मची है। ट्रेनी महिला सिपाही रो रही है, बेहोश हो गई है। चारों तरफ अफरा तफरी मची है। यहाँ पहुंचे कुछ अधिकारी इन्हें समझा रहे हैं। अगर हमारी बात आप नहीं सुनेंगे तो कैसे हम आपका समस्या का समाधान करेंगे? जिस वक्त आज सीएम योगी गोरखपुर में थे, उसी वक्त गोरखपुर के पीएससी कैंप में महिला ट्रेनी सिपाही प्रदर्शन कर रही थी। अपनी समस्याओं के हल को लेकर के अपनी हक की आवाज बुलंद कर रही थी। इन महिला ट्रेनी सिपाहियों का आरोप है कि उन्हें कोई सुविधा नहीं मिल रही। जहां पर वो ट्रेनिंग कर रही हैं, वहां न बिजली है न पानी। महिला ट्रेनी सिपाहियों का आरोप है कि ट्रेनिंग सेंटर के बाथरूम में कैमरे लगे हैं। महिला ट्रेनी सिपाहियों ने आरोप लगाया है कि ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर ने इसके साथ अभद्रता की है। सिर्फ
एक आरओ से 600 लड़कियां पानी पी रही है। पंखे के लिए कह रहे हैं 30 लड़कियों में 4 पंखे लगे, वो भी कंडेंसर नहीं है उसमें। हमारे बाथरूम में कैमरा लगा हुआ है, 3 दिन से पानी नहीं मिला है हम लोगों को। क्या बात है? बाथरूम में कैमरे लगे हैं, क्या हो गया? उसको वापस करेंगे। आज इसी को लेकर ट्रेनी महिला सिपाहियों ने विरोध की आवाज बुलंद की थी। इस दौरान एक महिला ट्रेनी सिपाही बेहोश हो गई, जिससे हड़कंप मच गया। पुलिस के आला अधिकारियों तक मामला पहुंचा तो बड़े अधिकारी भी गोरखपुर पीएसी कैंप पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत बयान जारी किया। कुछ तकनीकी कारणों के कारण विद्युत आपूर्ति कुछ समय के लिए ठप हुई थी, जिस कारण से जल आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। इस समस्या का अधिकारियों के द्वारा मौके पर पहुंच के निस्तारण कर लिया गया। महिला ट्रेनी सिपाहियों ने आरोप लगाया है कि उनके वॉशरूम में कैमरे लगाए गए हैं। महिला ट्रेनी सिपाहियों ने यह भी कहा कि ट्रेनिंग सेंटर के फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर यानी पीटीआई ने उनके साथ अभद्रता की है। कुछ बाथरूमों में कैमरा लगने की बात सामने आई थी, जो जांच करने पर पूर्णतः असत्य व किसी भी तथ्य से वहीन पाया गया। गोरखपुर में 26वीं बटालियन पीएसी में आज जो हुआ उसने कई सवाल खड़े कर दिए। सवाल है कि जब सैकड़ों की संख्या में महिला ट्रेनी सिपाही यहाँ ट्रेनिंग ले रही हैं, तो ये लापरवाही क्यों बरती जा रही है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी ने भी सवाल उठाए हैं। समाजवादी पार्टी ने एक्स पोस्ट करते हुए लिखा, मुख्यमंत्री योगी के राज की शोषण और अत्याचार की गाथा। गोरखपुर में महिला रिक्रूटर्स के बाथरूम में लगे हैं कैमरे। अव्यवस्था से त्रस्त हुई महिलाएं, नहीं हो रही सुनवाई। प्रशासन और पुलिस मामले में त्वरित जांच कर कार्रवाई करे। दरअसल गोरखपुर के जिस पीएसी ट्रेनिंग कैंप में आज ये हंगामा हुआ, वहां 600 से ज्यादा महिला सिपाहियों की ट्रेनिंग चल रही है। लेकिन अब इन तस्वीरों ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। पुलिस व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की बात कर रही है, लेकिन व्यवस्था को सही करने से ज्यादा जरूरी है ट्रेनी महिला सिपाहियों में भरोसा कायम करना, क्योंकि उनकी सुरक्षा और सम्मान का मसला है। अब यहाँ पर वक्त इस खबर पर सोशल मीडिया के ओपिनियन का है, तो यूजर्स इसको लेकर लिख रहे हैं कि जो बेटियां आम जनता की रक्षा करने के सपने के लिए ट्रेनिंग कर रही थी, अगर वही सेफ नहीं है तो क्या ही होगा। गोरखपुर में ट्रेनी महिला सिपाहियों का ट्रेनिंग सेंटर में सुविधाओं के अभाव पर विरोध बताता है कथनी और करनी में कितना अंतर है। यूपी पुलिस में रक्षक बनने आई बेटियां अब सिस्टम से ही लड़ रही हैं। ये कैसी व्यवस्था है? तो ये इस खबर पर सोशल मीडिया का नजरिया है। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी अपने को दिखाना चाहते हैं कि मौलाना अखिलेश यादव। तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा करने वाली ये समाजवादी पार्टी है, और उसी का ये चरित्र है कि मस्जिद के अंदर सांसदों के साथ बैठ करके और एक यह संदेश देना कि वह मुसलमानों के बहुत बड़े मसीहा हैं। हम सब लोग एक सोशल उसके गए वहाँ पे, और वहाँ पे कोई मीटिंग नहीं हुई थी, क्योंकि भ्रमित करने का हमेशा भारतीय जनता पार्टी की नीयत रही है और उनका संविधान पर कोई भरोसा नहीं है। हमेशा वो नमाजवादी बने रहते हैं और वही उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। अब बीजेपी को मीठे से तकलीफ होगी तो मीठा छोड़ देंगे। बीजेपी कहेगी नमकीन खाइए तो नमकीन खाएंगे क्या? तो बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी को आप भी जानते हो, बीजेपी का हथियार ही धर्म है। तो जैसा कि आपने देखा, अखिलेश यादव की 3 तस्वीरें सोशल मीडिया पर पहुंची और हिंदू मुसलमान से लेकर धर्म को हथियार बनाने जैसे वार पलटवार वाली सियासत शुरू हो गई। बीजेपी का आरोप है कि संसद के बगल की मस्जिद में अखिलेश यादव और उनके सांसदों ने मीटिंग की। यूपी के डिप्टी सीएम ने अखिलेश यादव को नमाजवादी बताते हुए कहा है कि वो धर्म को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि अखिलेश ने बीजेपी को जवाब देते हुए कहा है कि आस्था तो जोड़ने का काम करती है, लेकिन बीजेपी चाहती है कोई जुड़ ना पाए। सिर्फ यूपी ही नहीं, अखिलेश यादव देश की राजनीति से जुड़े किसी भी मुद्दे पर जो प्रतिक्रिया देते हैं
वो सुर्खियां बन जाता है, क्योंकि वो खालिस पॉलिटिकल प्रतिक्रिया देने की बजाय कई बार तंज कसते हैं और कई दफा तो विरोधियों की चुटकी लेते हुए गहरी चोट कर जाते हैं। आज हम भारत की बात में अखिलेश यादव के उसी राजनीतिक स्टाइल का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिसने यूपी समेत देश भर के समाजवादियों के बीच उन्हें अखिलेश भैया बना दिया है। मैं पहला शायद मुख्यमंत्री हूंगा, मैं पहला, हो सकता है अगर आपकी जानकारी में हो तो बता देना, जिसने अपने कार्टून की किताब छपवाई थी। कार्टून ना समझना, तुम्हारा जिंदगी में नहीं बनेगा, आएगा कैसी जगह पर, ये मत समझना, क्योंकि तुम खुद कार्टून हो। कॉन्फिडेंस ऐसा कि कई बार विरोधियों को राजनीतिक वार का जवाब नहीं सूझता। अगर आप उन्हें मट्ठा दोगे किसी काउ मिल्क प्लांट का, घी देते या दही देते या पेड़ा देते तो नाराज होते, इन्हें गोबर दो तो बड़ा खुश होते हैं। अखिलेश यादव की चुटकियों से भी डर लगता है, क्योंकि उसकी चोट बड़ी गहरी होती है। आंखों पर सियासत का असर देख रहे हैं, आंखों पर सियासत का असर देख रहे हैं, किस ओर लगी आग किधर देख रहे हैं। लेकिन जब बात पसंद नहीं आए तो अखिलेश यादव क्रोध में लाल भी दिखाई देते हैं। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। आत्मविश्वास से भरे अखिलेश यादव के पॉलिटिकल स्टाइल की चर्चा हर तरफ हो रही है। अखिलेश गंभीर से गंभीर मुद्दे पर बहुत कम शब्द खर्च करते हैं, लेकिन संदेश पूरा होता है। जो हम लोगों को जानकारी मिली है स्वास्थ्य को लेकर के है, और इतनी उम्र में स्वास्थ्य को लेकर के तो चिंता करनी चाहिए हम सब लोगों को भी। इतना जब उम्र हो जाती है तो कई बार स्वास्थ्य को लेकर के चिंता करनी चाहिए। पूरे देश में उपराष्ट्रपति के पद से अचानक जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर बवाल मचा है। विपक्ष गंभीर आरोप लगा रहा है, बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहा है, लेकिन अखिलेश यादव तो मुस्कुराते हुए बस फेयरवेल मांग रहे हैं। सुनने में आ रहा है कोई फेयरवेल भी नहीं हो रहा है। सोचिए आप, फेयरवेल भी नहीं हो रहा है। कम से कम फेयरवेल होता तो हम सब लोग जाते, चाय पीते जा करके, उन्हें धन्यवाद देते, उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछते, उनका सम्मान होता। यही है अखिलेश यादव का राजनीतिक स्टाइल, जिसकी चर्चा हम आगे विस्तार से करेंगे। लेकिन पहले जरा मस्जिद में मीटिंग वाले विवाद की बात कर लेते हैं। ये है वो 3 तस्वीरें जो अखिलेश यादव के चचेरे भाई और समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने एक्स पर शेयर करते हुए लिखा था, रामपुर सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी जी के दिल्ली निवास पर। तस्वीरें 22 जुलाई को सुबह शेयर की गई थी, लेकिन इस पर राजनीति 24 घंटे बाद शुरू हो गई, जब बीजेपी ने इसे अखिलेश की मुस्लिम पॉलिटिक्स से जोड़ा। समाजवादी पार्टी का चरित्र सदा से हिंदू विरोधी रहा है, मुस्लिम परस्त रहा है, और जिसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को सत्ता से बेदखल होकर के भुगतना पड़ा है। आने वाले समय में और बड़ी कीमत सपा को चुकानी पड़ेगी। समाजवादी पार्टी के मुखिया और समाजवादी पार्टी हमेशा संविधान का उल्लंघन करते रहते हैं। भारतीय संविधान स्पष्ट कहता है कि राजनीतिक कार्यों के लिए हम धर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और उनका संविधान पर कोई भरोसा नहीं है। हमेशा वो नमाजवादी बने रहते हैं, और वही उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। बीजेपी ने हमला किया तो समाजवादी पार्टी भी जवाब देने सामने आई। अखिलेश यादव जी वो अपने सांसद के बुलावे पे अगर मस्जिद गए थे, तो आखिर इसमें भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत क्या है? आदरणीय अखिलेश यादव जी इटावा में केदारेश्वर महादेव मंदिर बनवा रहे, भारतीय जनता पार्टी उस पर चर्चा नहीं करना चाहती। क्यों? क्योंकि उस पर चर्चा करेगी वो उनके मुद्दे को सूट।
लेकिन वार पलटवार के बीच इन तस्वीरों की कहानी जाननी जरूरी थी, जिसमें अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिम्पल यादव, संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क, रामपुर से सांसद मोहिबुल्लाह नदवी और धर्मेंद्र यादव मौजूद थे। मैं आपका धन्यवाद देता हूं। आप लोग भी बीजेपी के चक्कर में फंस गए। मैं आपसे, क्योंकि ये धार्मिक लोग हैं जो मेरे बगल में खड़े हैं, मुझे नहीं पता था कि आप लोग मिल लेंगे, मुझे मुलाकात हो जाएगी आपसे और एक ऐसा सवाल आएगा। मैं केवल इतना जानता हूं कि आस्था जोड़ती है। किसी भी धर्म या कोई आस्था है, वो आस्था जोड़ती है, और जो आस्था जोड़ने का काम करती है, हम उसके साथ हैं। अखिलेश यादव की तस्वीर संसद भवन के बगल वाली मस्जिद की है। यही वो जगह है जहां पर सभी सांसद जो है वो गोला बना करके बैठे हुए थे। उस तस्वीर में आपको ये मिंबर भी जो है वो दिख जाएगा। ये मिंबर बेसिकली ये है कि यहाँ पर खड़े होकर के जो इमाम है वो तकरीर करता है, खुतबा देता है, स्पीच देता है, और यहीं इसी के सामने ये जो समाजवादी पार्टी के जो तमाम सांसद हैं वो यहाँ पर बैठे हुए थे। और ये मेन मस्जिद है जहाँ पर नमाज जो है वो पढ़ाई जाती है। आप देख सकते हैं सामने कि ये जो जानेमाज है वो रखी हुई है। यहाँ पर इमाम, इसी जगह पर समाजवादी पार्टी के जो तमाम सांसद हैं वो यहाँ पर गोले में बैठे हुए आपको उस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या अखिलेश यादव मस्जिद में मीटिंग करने गए थे? अगर मीटिंग नहीं हुई तो वहां क्यों गए थे? और सबसे अहम सवाल, मीटिंग हुई भी या नहीं? इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता दीपक रावत संसद के पास मौजूद नई दिल्ली जामा मस्जिद में पहुंचे और यहां हमने सबसे पहले एसपी सांसद मोहिबुल्लाह नदवी से बात की। फर्स्ट डे था और मैंने जो है श्री माननीय अखिलेश यादव जी जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनसे मैंने दरख्वास्त की कि सर अभी टाइम शुरू होने में है, अर्जेंट हो गया है, और अगर आप चाहें तो विज़िट कर लें। एक हिस्टोरिकल मस्जिद है, तो उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को मंजूर किया। बोले बहुत अच्छा आइडिया है, चलते हैं। और जितने सांसद थे हमारी पार्टी के वो भी आए और थोड़ी देर बैठे, मस्जिद की मैंने हिस्ट्री बताई, उसके बाद हम लोग चले गए। तो इस चीज़ को बीजेपी ने यूँ मुद्दा बनाया कि बीजेपी तो मस्जिदों को तोड़कर सत्ता में रहना चाहती है। पार्टी के हमारे सांसद इमाम हैं उनके, और क्योंकि उस समय हाउस एडजॉर्न था, मिलने गए, और आस्था के स्थान को पॉलिटिकल स्थान नहीं बनाना चाहिए, ना हम बनाते ना उन्हें बनाना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नकारात्मक लोगों का एक गैंग है। ये एक गैंग है, ये दल नहीं है, नकारात्मक लोगों का गैंग है। इसलिए हर अच्छी चीज में उन्हें बुराई दिखाई दे। दरअसल हिंदू मुसलमान का मुद्दा यूपी की राजनीति को सूट करता है। ये वो वक्त है जब योगी आदित्यनाथ सावन के महीने में कावड़ियों पर फूल बरसा रहे हैं और दूसरी तरफ अखिलेश यादव की मस्जिद जाने वाली तस्वीरें वायरल हो रही हैं। जबकि सच ये भी है कि अखिलेश यादव यूपी के इटावा में केदारनाथ धाम की प्रतिकृति के रूप में विशाल केदारेश्वर मंदिर बनवा रहे हैं। हालांकि इस मंदिर का बद्रीनाथ धाम के तीर्थ पुरोहित से लेकर कई धार्मिक और राजनीतिक संगठनों ने विरोध किया है। दरअसल अखिलेश यादव सर्वधर्म संभाव वाली राजनीति को बल दे रहे हैं। अखिलेश पीडीए फॉर्मूले पर आगे बढ़ रहे हैं, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। और अखिलेश का ये फॉर्मूला समाजवादी पार्टी के पारंपरिक मुस्लिम यादव वोट बैंक का विस्तार है, क्योंकि अखिलेश यादव बीजेपी की हिंदुत्व वाली राजनीति के खिलाफ एक बड़ा वोट बैंक खड़ा करना चाहते हैं। और अखिलेश का ये फॉर्मूला काम भी कर रहा है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश ने 80 में से 37 लोकसभा सीटें जीत ली थी, जबकि बीजेपी घटकर 62 से 33 सीटों पर आ गई थी। और यह अखिलेश की रणनीति का ही हिस्सा है कि वो राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज्यादा सक्रिय दिखाई देते हैं और हमले वहां करते हैं जिसकी आवाज जोर से सुनाई दे। जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक,
ज्यादा पुरानी बात नहीं है, इसी साल अप्रैल महीने में अखिलेश यादव संसद में वक्फ बिल पर अपनी बात रख रहे थे, लेकिन अचानक अपनी बयानबाजी की तोप उन्होंने बीजेपी की तरफ घुमा दी और मुस्कुराते हुए कटाक्ष कर दिया। अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी क्या है? ऐसा कम होता है, लेकिन अखिलेश के कटाक्ष का जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने भी हंसते हुए दिया। अखिलेश जी ने बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देना। हमने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर कर चुनना है तो देर लगती है, आपके यहाँ जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता। जो अखिलेश यादव संसद में समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी आवाज बनकर गरजते हैं, उनका सफर 27 साल पहले उस वक्त शुरू हुआ था जब 1998 में अखिलेश ऑस्ट्रेलिया से पढ़ाई करके लौटे थे। पिता मुलायम सिंह यादव ने बेटे के लिए राजनीतिक मैदान तैयार कर रखा था। अखिलेश की पार्टी में एंट्री के लिए बाकायदा मुलायम सिंह यादव के समाजवादी साथी जनेश्वर मिश्रा ने प्रस्ताव रखा और जैसे ही प्रस्ताव पारित हुआ, मुलायम सिंह ने बेटे के लिए कन्नौज की सीट खाली कर दी थी। 1999 जब अखिलेश यादव राजनीति में आने के लिए तैयारी कर रहे थे, उसी साल उनकी डिम्पल से शादी हुई थी। अखिलेश यादव की शादी के 1 साल बाद ही साल 2000 में वो कन्नौज से उपचुनाव जीतकर पहली बार लोकसभा पहुंचे। मैं अखिलेश यादव जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्ण निर्वहन करूंगा। Mulayam Singh is very happy that his son is also following your footsteps. साल 2004 और 2009 में भी अखिलेश यादव कन्नौज से जीते, लेकिन पार्टी में उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली थी। हालांकि सांसद रहते हुए अखिलेश यादव यूपी के लिए अपनी जमीन मजबूत कर रहे थे और फिर 2012 में उन्होंने सबसे बड़ी राजनीतिक छलांग लगाई। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उपस्थित राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में विचार के लिए लाया जाएगा, अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या नहीं करूंगा। 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की बड़ी जीत का श्रेय अखिलेश यादव को गया, जिन्होंने प्रचार की कमान संभाली और राज्य की राजनीति में पार्टी की नई छवि गढ़ी। और उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए लगातार समाजवादी पार्टी काम करेगी, जिससे उत्तर प्रदेश भी खुशहाल हो और अनेक प्रदेश जो आगे बढ़ गए उनके बराबर में खड़ा दिखाई दे उत्तर प्रदेश। 2012 के चुनाव के लिए अखिलेश यादव ने पूरे प्रदेश को साइकिल से ही नाप दिया था। अखिलेश यादव 38 साल की उम्र में न सिर्फ उत्तर प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने, बल्कि अखिलेश रॉक म्यूजिक और आईफोन के साथ आधुनिक सोच के प्रतीक भी बनकर उभरे। टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो बदलाव आ रहा है, वहीं ऐप समाजवादी पार्टी ने लॉन्च किया है, जिससे कार्यकर्ताओं को जानकारी मिल सकेगी। वो अखिलेश यादव ही थे जो अपने प्रचार में लैपटॉप और रोजगार का वादा करने के साथ ही बाहुबलियों को बाहर रखने का संकल्प भी जता रहे थे। डीपी यादव का सवाल है, ये सही है, बहुजन समाज पार्टी ने जब से बहुत सारे नेताओं को निकाला है, बहुत सारे लोगों को टिकट नहीं दी है, वो तमाम दलों के संपर्क में है। समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि किसी भी बहुजन समाज पार्टी के जिसकी छवि खराब है, जिसने अपमानित किया, उसको समाजवादी पार्टी में नहीं शामिल किया जाएगा। अखिलेश को इस गठबंधन का फायदा नहीं मिला, पर राजनीतिक प्रयोग के जरिए उन्हें अनुभव और सीख जरूर मिलती रही। वो समझ गए कि उन्हें किस तरह की राजनीति करनी है और कैसे
ताकतवर विरोधियों से टक्कर लेनी है। उसी का नतीजा है कि हर चुनाव के हिसाब से अखिलेश ने न सिर्फ रणनीति बदली बल्कि उनकी बदली हुई चाल का कमाल भी दिखने लगा। और जब कमाल दिखा तो अखिलेश की वाणी से लेकर उनके फैसलों में इसका कॉन्फिडेंस भी झलकने लगा। ये भी खिलाड़ी लगता है किसी बात के, किसी खेल के खिलाड़ी हैं भी, कहीं खैनी वाले खिलाड़ी तो नहीं हो। देश की संसद हो या फिर यूपी विधानसभा, अखिलेश यादव अकेले ही कई बार मोर्चा संभालते हुए दिखाई देते हैं। जहां बीजेपी के लोग $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात कर रहे हों, $1 ट्रिलियन और सांड नहीं संभाले जा रहे हैं। जब मैंने सदन में पूछा उनसे कि सड़कों पर इतने जानवर हैं, तो वो कहते हैं कि ये तो नंदी है। सांड से लेकर बुलडोजर के मुद्दे पर योगी सरकार से राजनीतिक युद्ध करते दिखाई देते हैं। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है उसमें। स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। अखिलेश यादव की राजनीति की ताजा तस्वीर ये है कि वो विपक्षी गठबंधन के ताकतवर चेहरे के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। तय है कि अखिलेश यादव की बढ़ती राजनीतिक ताकत 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी के लिए मददगार साबित होगी। तो इसी के साथ भारत की बात में आज बस इतना ही। कल रात 8 बजे आप सभी से फिर होगी मुलाकात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।